हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन मिस्टेक को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी 11th क्लास के अंदर। 12th क्लास में जब आप एंटर करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो ये दिक्कतें क्यों आती है और किस तरीके से हम लोग ये मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि ये मिस्टेक पहले तो हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों होता है। तो देखो, ये मिस्टेक इसलिए होती है कि देखो, कोई जानबूझ करके तो नहीं करता है, बट हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। हम लोग 11th क्लास को एज ए 10th क्लास कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जैसे भी है हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर। हम लोग क्या होते हैं, बिगिनर्स होते हैं। हम लोग बहुत ही अभी 10th पढ़ करके जस्ट जंप करे हुए होते हैं, एकदम फ्रेशर होते हैं, हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता। तो जब हम 10th से डायरेक्ट मूव करते हैं 11th क्लास के अंदर, तो 10th क्लास में बहुत ही छोटी सी बुक होती है साइंस की, मैथ्स की। लेकिन जैसे ही आप लोग एंटर करते हो 11th क्लास के अंदर, तो बुक्स जो होती है वो बड़ी हो जाती है एंड फिर आपको बहुत सारी अदर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती हैं, अदर कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ते हैं, थोड़ा स्टडी डीप हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग उस टाइम तो नहीं समझ पाते हैं। जब स्टार्टिंग फेज़ होता है, जो फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ होता है पूरा का पूरा, उस टाइम हम लोग बहुत ही रिलैक्स होकर के स्टडी करते हैं, हम ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आगे आने वाला जो टाइम पीरियड होता है वो ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि आगे पढ़ेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि 10th क्लास की स्टडी पूरी डिफरेंट होती है। 11th क्लास में जैसे ही अगर आप लोग साइंस लेते हैं और आपका ये एम सेट हो जाता है कि आपको नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम देना है और आपको बहुत अच्छे कॉलेज से क्या करना है, बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट होना है और बहुत अच्छे पोजीशन पर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा हॉनेस्टी के साथ में स्टडी नहीं करेंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो आप स्टार्टिंग में क्या करें, थोड़ा भी पढ़ें, लेकिन आप लोग डेली एक शेड्यूल बनाएं कि आपको कुछ जितना भी आपको क्लास में करवाया गया है उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ करेंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्लास में जब भी एंटर करते हैं या जब भी नेक्स्ट क्लास उनकी होती है, तो पीछे वाला कभी भी रिवाइज़ करके नहीं आते। तो जब रिवाइज़ करके ही हम नहीं आएंगे, तो आपको अगले वाले जो पढ़ाएंगे टीचर्स, तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट आगे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करे जाएंगे। क्योंकि टीचर आपको हमेशा लास्ट जब क्लास ऑफ हो जाती है पूरी की पूरी, तो उस टाइम थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो पहले से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम लोग के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो हमें बहुत टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत ही लिमिट के अंदर पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ा दिया जाता है, तो बहुत ही लिमिट में पढ़ाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को भी ऐसा फील ना हो कि क्या पढ़ाया गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग क्या करें कि बहुत अच्छे से, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में 11th क्लास में स्टडी करें। देखो, 11th क्लास 20 होता है, आप चाहे नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप जेईई का एग्ज़ाम दें, बहुत ही बेस होता है। इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल्स को यूज़ करके आपके बेसिक को क्रिएट करा जाता है, आपका बेस क्रिएट करा जाता है, जिससे कि जब आप 12th क्लास में या जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना आएँ, आपको हर एक टॉपिक, हर एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? बस यही मिस्टेक होती है कि हम लोग क्या करते हैं, 11th क्लास को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, और जब हम 11th क्लास को बहुत ही लाइटली ले लेंगे तो हमें 12th का कुछ समझ में नहीं आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं उसका लिंक आता है। और जब आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, जब टीचर रिलेट करवाते हैं, जब आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो सोचो अगर आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो किस तरीके से हम समझेंगे, है ना? तो जो आप 10th क्लास में अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करे हुए थे कि इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है, जैसा भी व्हाटएवर, लेकिन अब आपको अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अगर आपको जेईई और नीट के एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट होना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा का पूरा माइंडसेट जो होगा वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने टीचर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी फेज़ में मिस्टेक करते हैं, फिर उनको ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। अगर आप इस फेज़ में मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपके चांसेस बनेंगे कि आप कम ड्रॉप लें और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नंबर से आईआईटी और नीट को सेलेक्ट कर, मतलब नीट को क्रैक करें और उसमें सेलेक्ट हों, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट हों और बहुत अच्छे कॉलेज में आप लोग एडमिशन लें और अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अपनी 11th क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग करें। कहता है ना, बेस जो होगा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनती है।
तो अगर आप अपना बेस जो होगा वो जितना अच्छा करेंगे, आपकी 12th क्लास बहुत अच्छे से जाएगी, उसमें भी अच्छे से परसेंटेज आएंगे, और जो नीट और जेईई का पेपर जाएगा वो भी बहुत अच्छे से जाएगा। क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।